हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो टॉपिक है राउल्ट्स लॉ। ठीक है, राउल्ट्स का नियम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग इस टॉपिक की कंसेप्ट को आज समझने वाले हैं। तो आप लोग को प्रीवियस लेक्चर वीडियो में स्टूडेंट्स हम वेपर प्रेशर के बारे में आप लोग को वहाँ पर समझाए थे स्टूडेंट। आई थिंक आप लोग उसको देख लिए होंगे, और जो नहीं देखे हैं तो प्रीवियस लेक्चर वीडियो वेपर प्रेशर की जरूर देख लीजिएगा। तो राउल्ट्स लॉ की कंसेप्ट आपको समझ में आएगी अच्छे से। ऐसे हम लोग राउल्ट्स लॉ को स्टार्ट करने से पहले मैं पिछले का ही टर्म्स को रिकैप कर रहा हूँ स्टूडेंट कि वेपर प्रेशर होता क्या है स्टूडेंट, वाष्प दाब है क्या स्टूडेंट। तो वाष्प दाब द्रव या विलयन का साम्यावस्था पर, द्रव या विलयन के साम्यावस्था पर वाष्प के द्वारा आरोपित दाब। क्या बोले स्टूडेंट, द्रव या विलयन के साम्यावस्था पर वाष्प के द्वारा आरोपित दाब, बट एक गिवन टेम्परेचर पर होना चाहिए जी। ठीक है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर द्रव या विलयन के साम्यावस्था पर वाष्प के द्वारा आरोपित दाब क्या कहलाता है स्टूडेंट, वाष्प दाब कहलाता है। यानी एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ ए लिक्विड और सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम कंडीशन इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो इस कंसेप्ट को स्टूडेंट हम यहाँ पर समझते हैं स्टूडेंट कि जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर हम यहाँ लिक्विड लिए स्टूडेंट, ये लिक्विड है स्टूडेंट्स। ठीक है, और इस लिक्विड की ये मॉलिक्यूल्स है। आपको पता है स्टूडेंट कि लिक्विड से मॉलिक्यूल्स जो होता है वो रेगुलर अरेंज्ड होती है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है स्टूडेंट कि मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस होती है, जिसको हम इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। और इस इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होने की वजह से इसमें रैंडमनेस होती है स्टूडेंट। तो रैंडमनेस जो होता है स्टूडेंट लिक्विड मॉलिक्यूल्स का, वो गैस के कंपैरिजन से कम होता है। गैस की जो पार्टिकल्स होते हैं वो तो बहुत ही फ्रीली जिग जिग मोशन में मूव करता है, लेकिन यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन उतना तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता है थोड़ा सा कम होता है स्टूडेंट। तो इसमें गैस के कंपैरिजन इसमें रैंडमनेस क्या होती है स्टूडेंट, कम होती है। तो ये आपका रैंडमनेस होने की वजह से स्टूडेंट इसमें कौन सा एनर्जी स्टोर्ड होता है, यानी किस प्रकार की एनर्जी संचित होती है, तो आप लोग को पता है स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो इस काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का होता है स्टूडेंट, वो सबकी अपनी अलग अलग होती है। काइनेटिक एनर्जी सबकी अपनी अलग अलग, कोई हाई काइनेटिक एनर्जी का होता है, कोई लो काइनेटिक एनर्जी का होता है। हाँ, लेकिन ये मान सकते हैं कि एक फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी सेम होता है, एज्यूम्ड कर सकते हैं। ऐसे हर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट, अलग अलग होती है, जो पिछले भी हम लेक्चर वीडियो में चीज़ों को आपको समझाए थे। तो ऐसे सबस्टांस की एनर्जी हम लोग एवरेज काइनेटिक एनर्जी के रूप में क्या करते हैं स्टूडेंट, कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, जो हाई काइनेटिक एनर्जी की जो मॉलिक्यूल होती है वो फ्रीली रूप से मूव करने के लिए स्टूडेंट वो पार्टिकल्स क्या हो जाता है, स्कैप कर जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, उसमें स्कैपिंग टेंडेंसी होती है। तो वो मॉलिक्यूल्स क्या होता है स्टूडेंट, स्कैप कर जाता है। तो जब वो स्कैप कर जाता है स्टूडेंट, तो वो कहाँ चला गया है, एटमोस्फेयर में चला गया, मतलब सराउंडिंग में चला गया। तो जब सराउंडिंग में चला गया स्टूडेंट, तो इसे आप क्या कहेंगे स्टूडेंट, दिस इज द वेपर। इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, वेपर। तो ये वेपर क्या है स्टूडेंट, गैस है। ठीक है, ये लिक्विड का ही ये गैसियस फॉर्म है। और इस लिक्विड का इस गैसियस फॉर्म को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, वेपर्स कहते हैं। तो यहां पर क्या होगा स्टूडेंट कि लिक्विड का फेज कन्वर्ट होगा किस में स्टूडेंट, गैस में हो रहा है। तो लिक्विड का जब फेज गैस में कन्वर्ट होता है स्टूडेंट, लिक्विड का जब फेज गैस में कन्वर्ट होता है, यानी कि दिस इज द वेपर। ठीक है, लिक्विड के गैसेस फॉर्म को हम वेपर कहते हैं स्टूडेंट। तो लिक्विड से जब वेपर में कन्वर्ट होता है स्टूडेंट, तो इस फेज ट्रांजिशन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, इवापोरेशन कहते हैं। इवापोरेशन कहते हैं। यानी कि जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स एवापोरेट्स करते जाएगा स्टूडेंट, वैसे वैसे इसकी वॉल्यूम क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, ये टेंडेंसी होता है लिक्विड में। यानी कि जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा, उतना रैपिडली रूप से लिक्विड की मॉलिक्यूल्स क्या होती है स्टूडेंट, स्कैप करता है, यानी वेपराइज होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए पेट्रोल डीजल ये सब का अगर देखा जाए तो इसकी वेपराइजेशन रेट बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसमें उड़ने की क्षमता होती है, द्रव से गैस बनने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है।
ठीक है स्टूडेंट। तो वो डिपेंड किस पर करता है, वो डिपेंड करता है लिक्विड के नेचर पर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर स्ट्रांग है तो उसकी स्केपिंग टेंडेंसी लो होती है, कम होती है, तो वो धीरे धीरे क्या होगा स्टूडेंट, वो धीरे धीरे उसकी पार्टिकल्स एवापोरेट्स होती है। और जितना कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा उतना जल्दी रैपिडली रूप से वो क्या होगा स्टूडेंट, वेपोराइज करेगा। तो जैसे ही द्रव यानी जो लिक्विड है वो जब वेपर्स पे कन्वर्ट होगा तो धीरे 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 इसकी वॉल्यूम क्या होगी स्टूडेंट, डिक्रीज होते जाएगी। और एक ऐसा समय आएगा कि सारा लिक्विड आप क्या देखेंगे, सारा लिक्विड देखेंगे कि वो क्या हो गया स्टूडेंट, उड़ गया। तो अगर ये चीज़ों को अगर हम ऑब्जर्व करें स्टूडेंट, अगर इस चीज़ों को ऑब्जर्व करें, सिस्टम को अगर हम क्लोज कर दें स्टूडेंट, अगर सिस्टम को अगर हम क्लोज कर दें तो यहाँ पर जो चीज़ें ऑब्जर्व करें स्टूडेंट, वो चीज़ें आपका क्या होगा, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम वहीं पर ऑब्जर्व होता है स्टूडेंट जब आपका सिस्टम क्लोज्ड हो, यानी एक क्लोज सिस्टम पर ही हम इक्विलिब्रियम को ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें ऑब्जर्व करने वाले स्टूडेंट, वो चीज़ें क्या है, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कैसे यहाँ पर हम चीज़ों को नोटिस करेंगे स्टूडेंट, वो चीज़ें को हम समझते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट कि द्रव की जो पार्टिकल्स है, लिक्विड की जो पार्टिकल्स है, वो तो क्या होगा स्टूडेंट, इवापोरेट्स कर रहा है, यानी कि वेपर बन रहा है। तो जब वेपर बन रहा है तो वो वेपर क्या होगा स्टूडेंट, सराउंडिंग में नहीं जा पा रहा, क्योंकि हम सिस्टम को क्या कर दिए स्टूडेंट, क्लोज कर दिए। दिस इज अ क्लोज्ड है ये। तो जब सिस्टम क्लोज्ड है तो वो वेपर पार्टिकल्स क्या सराउंडिंग में नहीं जा पा रहा। तो सराउंडिंग में नहीं जा पा रहा स्टूडेंट, तो वो वेपर पार्टिकल्स क्या करेगा स्टूडेंट, सिस्टम पर प्रेशर क्रिएट करेगा, सिस्टम पर प्रेशर क्रिएट करेगा। यानी कुछ हाई काइनेटिक का वेपर्स होगा, कोई लो काइनेटिक का वेपर होगा, कोई हाई काइनेटिक का वेपर, कोई लो काइनेटिक का वेपर। तो जो लो काइनेटिक का वेपर होगा स्टूडेंट, वो जस्ट द्रव के क्या होगा, सरफेस पर होगा। तो वो वेपर्स जब लिक्विड से कांटेक्ट करेगा तो वो वापस किस पे कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब वेपर आपका लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, उस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन दैट मीन्स संघनन। तो जब द्रव से वेपर बन रहा है तो उसको हम इवापोरेशन, द्रव से लिक्विड से जब पार्टिकल्स एवापोरेट हो रहा है, वाष्पित हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, इवापोरेशन कहते हैं। एट दैट सेम टाइम अब जब वेसल को क्लोज कर देंगे, वेसल को जब हम क्लोज कर देंगे तो वो वेपर वापस किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो उसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, कंडेंसेशन कहेंगे। तो बिगिनिंग में हम क्या देखते हैं स्टूडेंट, बिगिनिंग में हम देखते हैं कि इवापोरेशन, यानी कि लिक्विड के पार्टिकल्स की जो उड़ने की जो टेंडेंसी होती है वो ज्यादा होती है। यानी शुरुआत में बिगिनिंग में इवापोरेशन का रेट ज्यादा होता है और कंडेंसेशन का रेट यानी वाष्प से द्रव बनने का रेट जो होता है कम होता है। लेकिन जैसे ही प्रोसेस चलता है स्टूडेंट, इवापोरेशन का रेट क्या होता है, कम, और कंडेंसेशन का रेट बढ़ जाता है। एक ऐसा स्टेज अचीव करता है जहां पर इवापोरेशन और कंडेंसेशन का रेट इक्वल हो जाती है, कंडेंसेशन और इवापोरेशन का रेट इक्वल हो जाता है। तो कंडेंसेशन और इवापोरेशन का रेट इक्वल होने का मतलब है स्टूडेंट कि अब जितना पार्टिकल्स वेपर बन रहा है उतना ही पार्टिकल्स क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। सर इस चीज को हम कैसे नोटिस करेंगे, तो जब आप वेसल में आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि लिक्विड का वॉल्यूम, शुरुआत में लिक्विड का वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एक ऐसा समय आएगा जहां पर आप देखेंगे कि लिक्विड का वॉल्यूम यहां आने के बाद क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो समझ जाइए कि यह सिस्टम इक्विलिब्रियम को अचीव कर लिया। तो जब सिस्टम इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेगा स्टूडेंट, उस समय द्रव के पृष्ठ पर जितने वेपर पार्टिकल्स होंगे और उस वेपर पार्टिकल्स के द्वारा जो प्रेशर द्रव के सतह पर आरोपित होगा, वह प्रेशर को हम क्या कहेंगे, वाष्प दाब कहेंगे। द प्रेशर exerted by the vapor particles of a liquid या solution, कौन सा सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो अब हम लोग जो है राउल्ट्स लॉ की कंसेप्ट को हम लोग स्टूडेंट समझने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट राउल्ट्स लॉ। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग स्टार्ट करते हैं राउल्ट्स लॉ के बारे में, ठीक है। तो राउल्ट्स लॉ को इन सिंपली अगर समझा जाए स्टूडेंट, तो राउल्ट्स लॉ जो है ए रिलेशन एस्टैब्लिश्ड बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड पार्शियल वेपर प्रेशर। इट मींस विलयन की सांद्रता तथा आंशिक वाष्प दाब। वाष्प दाब की कंसेप्ट अभी स्टूडेंट समझाएं आप लोग को।
तो वाष्प दाब की कंसेप्ट जिसको क्लियर हो गया तो राउल्ट्स लॉ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आंशिक वाष्प दाब के बीच जो संबंध, जो क्वांटिटिव एनालिसिस किए राउल्ट्स जी ने, किसके बीच में, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड पार्शियल वेपर प्रेशर। तो यहां पर स्टूडेंट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, यहां पर जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन स्टूडेंट है, आपको पता है स्टूडेंट कि एक विलियन की जो सांद्रता है, मतलब कंसंट्रेशन एक विलियन का हम लोग कई मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम। तो ये सारे कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं। तो यहाँ पर राउल्ट जी ने जिस कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, वो कंसंट्रेशन क्या है स्टूडेंट, मालूम है, मोल फ्रैक्शन। क्या है स्टूडेंट, मोल फ्रैक्शन, यानी मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पर राउल्ट जी ने विलियन की जिस कंसंट्रेशन की बात कर रहे स्टूडेंट, वो है मोल फ्रैक्शन। और किसके बीच में रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं स्टूडेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या है तो आपको हम अभी समझाएं, रिकैप किए फिर से आपको, लेकिन यहां पे एक वर्ड यूज हुआ पार्शियल, पार्शियल वेपर प्रेशर। तो स्टूडेंट पार्शियल वेपर प्रेशर की बात वहीं पर होती है स्टूडेंट जहां पर वेपर का मिक्सचर हो, वेपर मिक्सचर। वेपर मिक्सचर का मतलब स्टूडेंट जहां पर एक से ज्यादा कंपोनेंट का वेपर हो। तो जब एक से ज्यादा कंपोनेंट की वेपर होगी स्टूडेंट, वहां पर कंपोनेंट की वेपर प्रेशर की जो हम बात करते हैं स्टूडेंट, वो पार्शियल वेपर प्रेशर की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपका वेपर है, ठीक है स्टूडेंट, ये वेपर है आपका, कितनी कंपोनेंट का, दो कंपोनेंट, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी, ठीक है, दो कंपोनेंट मतलब दो पदार्थ, यहाँ दो द्रव है, उसकी वेपर्स जो लिए हुए स्टूडेंट, वो वेपर्स यहाँ पर ए का भी है और बी का भी है। तो जब ए का ही वेपर्स और क्या स्टूडेंट, जब बी का ही वेपर्स होगा स्टूडेंट, तो इस केस में कंपोनेंट ए का जो वेपर्स के प्रेशर जो होंगे स्टूडेंट, उस प्रेशर को हम पीए कहेंगे और क्या कहेंगे स्टूडेंट, पीबी कहेंगे। तो इस केस में हम पार्शियल वेपर प्रेशर वर्ड यूज करते हैं। तो याद रखिए स्टूडेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर वर्ड वेपर मिक्सचर में बात होती है, जहां पर एक से अधिक कंपोनेंट्स की वेपर्स जहां प्रेजेंट होंगे स्टूडेंट, वहां पर वेपर प्रेशर की जो टर्म होती है स्टूडेंट, यानी कि वाष्प दाब के जो टर्म होते हैं, उसको हम पार्शियल वेपर प्रेशर के रूप में यूज करते हैं, आंशिक वाष्प दाब। तो आंशिक वाष्प दाब और मोल फ्रैक्शन के बीच में जो रिलेशन एस्टेब्लिश किए, वो कौन किए स्टूडेंट, राउल्ट जी ने। तो इसको हम राउल्ट्स का लॉ कहते हैं। तो राउल्ट्स का जो लॉ है, ये रिलेशन को दो पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉल्यूशन, एक लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन और दूसरा है सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, तो दो पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉल्यूशन पर राउल्ट जी ने ये रिलेशन को स्टडी करा, यानी ऑब्जर्व करा, ठीक है, किस पर स्टूडेंट, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। तो एक चीज यहां गौर करने वाले स्टूडेंट, यहां पर सॉल्यूट क्या है, लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड, और यहां पर सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट आपका क्या स्टूडेंट, लिक्विड है। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इसे डिलीट कर देता हूं। यहां पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, सॉल्यूट यहां जो लिक्विड है स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं वोलाटाइल सॉल्यूट। क्या कहते हैं स्टूडेंट, वोलाटाइल सॉल्यूट। पिछले के लेक्चर वीडियो में वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट क्या होता है, वेपोराइजेशन क्या होती है, कंडेंसेशन क्या होती है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ये सारे टर्म को आप लोग को हम बता चुके हैं। तो फिर से थोड़ा सा चीज को समझ लेते हैं, वोलाटाइल। तो जब वर्ड वोलाटाइल आपके पास आ रहा है ये वर्ड, तो समझ जाइए कि उस सबस्टांस की बात कर रहा है जिस सबस्टांस की पार्टिकल्स वेपोराइज होती है, यानी जिस पदार्थ के कण क्या होते हैं, वाष्पित होते हैं। तो उसके लिए ही हम वर्ड क्या यूज करते हैं, वोलाटाइल, जिसको हिंदी में कहा जाता है स्टूडेंट वाष्पशील, वाष्पशील घटक, वाष्पशील पदार्थ, ठीक है, वाष्पशील पदार्थ। और अगर सॉलिड सॉलिड है तो इसको हम कहते हैं स्टूडेंट नॉन वोलाटाइल कहते हैं, नॉन वोलाटाइल, नॉन वोला, अवाष्पशील, अवाष्पशील, यानी जिस पदार्थ के घटक कण वाष्पित नहीं होते हैं, वेपोराइज नहीं करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, नॉन वोलाटाइल कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर दो पार्टिकुलर टाइप ऑफ सॉल्यूशन, एक वोलाटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग और एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग पर स्टडी करने वाले हैं, जिसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, राउल्ट्स लॉ कहते हैं। तो एग्जाम में ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा भी गया है,
राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल सॉल्यूट एंड नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, चाहे कंपटीटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इससे सवाल आया करते हैं। तो आइए स्टूडेंट, अब हम लोग फर्स्ट सॉल्यूशन और सेकंड सॉल्यूशन पर राउल्ट जी का क्या स्टेटमेंट है, राउल्ट जी का क्या लॉ है, अब हम उसको बताने वाले स्टूडेंट। तो आप लोग हेडिंग दीजिए, ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। तो अभी आप लोग को हम फर्स्ट और सेकंड दोनों सॉल्यूशन का लॉ बताने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं हम लोग राउल्ट्स का जो फर्स्ट लॉ है उसका क्या स्टेट्स है, मतलब क्या स्टेटमेंट है, उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो हम राउल्ट्स जी का जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, जिस पार्टिकुलर सॉल्यूशन की हम बात करें स्टूडेंट, वो कैसा सॉल्यूशन है, वोलाटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग। ठीक है स्टूडेंट, वोलाटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग मतलब ऐसा सॉल्यूट जिसका पार्टिकल्स क्या हो, वेपराइज हो, उसी को हम क्या करते हैं स्टूडेंट, वोलाटाइल सॉल्यूट करते हैं। हिंदी में वाष्पशील विलय कहा जाता है। तो वाष्पशील विलय वाले विलयन के लिए हम राउल्ट की नियम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, ठीक है, यानी कि जानने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट, क्या कहता है स्टूडेंट उनका स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट ये है स्टूडेंट कि एक नियत ताप पर विलयन में उपस्थित प्रत्येक वाष्पशील घटक का आंशिक वाष्प दाब जो होगा स्टूडेंट उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। इट मीन्स एक कांस्टेंट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो प्रेशर होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा, वो पार्शियल वेपर प्रेशर उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के क्या हो स्टूडेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है स्टूडेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलाटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्या है, मोल फ्रैक्शन। क्योंकि यहाँ सॉल्यूट भी वोलाटाइल है और सॉल्वेंट भी वोलाटाइल है। देखिए सॉल्यूशन क्या, लिक्विड लिक्विड, तो आपको पता है स्टूडेंट, लिक्विड अगर सॉल्यूट है तो इसका मतलब वोलाटाइल सॉल्यूट है, जिसका पार्टिकल्स वेपराइज होता हो उसी को हम वोलाटाइल कहते हैं। तो यहाँ सॉल्यूट भी वोलाटाइल है और सॉल्वेंट भी वोलाटाइल है, तो इस सॉल्यूशन में दोनों वोलाटाइल है। तो सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो वोलाटाइल कंपोनेंट होता है स्टूडेंट, उस वोलाटाइल कंपोनेंट की जो पार्शियल वेपर प्रेशर होती है स्टूडेंट, उस कंपोनेंट के ही मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस चीज को मैथमेटिकली हम बात कर रहे हैं किसका स्टूडेंट, कंपोनेंट ए, फॉर वोलाटाइल कंपोनेंट ए की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों कंपोनेंट की हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो फॉर वोलाटाइल कंपोनेंट ए के लिए हम बात करें स्टूडेंट, तो जो स्टेटमेंट जो दिया हुआ है स्टूडेंट राउल्ट जी का, उसको हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स से। पी ए का मतलब हुआ स्टूडेंट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, ठीक है, कंपोनेंट ए मतलब घटक ए का आंशिक वाष्प दाब उसी घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है, नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो लगेगा के, तो के एक कांस्टेंट है जिसको हम राउल्ट्स कांस्टेंट कहते हैं। तो ये पूरे पिक्चर को अभी हम आप लोग को समझाने वाले स्टूडेंट। पहले आप लोग कॉपी में इसका स्टेटमेंट को नोट डाउन कीजिए, उसके बाद में पूरा पिक्चर अभी आप लोग को हम समझाने वाले स्टूडेंट। तो पहले आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग राउल्ट्स की जो फर्स्ट लॉ है स्टूडेंट, उस फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकली जो एक्सप्रेशन स्टूडेंट उसको अब हम लोग समझते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम राउल्ट्स की जो फर्स्ट लॉ है, जिस सॉल्यूशन पर बात होता है स्टूडेंट, वो सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट वोलाटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग, मतलब सॉल्यूट भी लिक्विड सॉल्वेंट भी लिक्विड। तो आइए स्टूडेंट, यहाँ पर जैसे दो कंपोनेंट है ए और बी। ए आपको पता है स्टूडेंट सॉल्वेंट, और बी आपको यहाँ कैसा सॉल्यूट है स्टूडेंट, वोलाटाइल। तो वोलाटाइल जान ही रहे हो, जिसका पार्टिकल्स भी एवापोरेशन में टेक पार्ट्स करे, मतलब जिसका कण वाष्पित हो, जिस पदार्थ की कण वाष्पित होती है स्टूडेंट उसी को हम वोलाटाइल कहते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट बी कैसा है, वोलाटाइल सॉल्यूट है, तो इसका मतलब बी भी लिक्विड है और ए भी क्या है स्टूडेंट, लिक्विड है। तो ये लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर इस पिक्चर को देखिए स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर स्टूडेंट ए का भी पार्टिकल्स, ये ए है, ब्लैक वाला ए है और ग्रीन वाला स्टूडेंट बी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट कि ए का भी पार्टिकल्स एवापोरेट होगा और बी का भी पार्टिकल्स एवापोरेट होगा। तो जब ए का भी पार्टिकल्स एवापोरेट और बी का भी पार्टिकल जब एवापोरेट होगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो वेपर होंगे स्टूडेंट वो वेपर मिक्सचर होगा, क्योंकि यहाँ पर वेपर्स ए का भी होगा और बी का भी होगा। तो जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम को अचीव करेगा, यानी साम्यावस्था को जब ये अचीव करेगा, साम्यावस्था मतलब जहाँ चीज़ें कंस्टेंट हो जाए, जो चीज़ें आप नोटिस कर रहे हैं स्टूडेंट वो कंस्टेंट हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, साम्यावस्था कहते हैं। तो जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेगा, उस समय यहाँ पर जो वेपर्स
प्रेजेंट रहेंगे, कंपोनेंट ए और क्या है कंपोनेंट बी। तो कंपोनेंट ए के जो वेपर्स हैं उसके द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट होगा स्टूडेंट, उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे पीए। पीए मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर। और कंपोनेंट बी का जो वेपर्स हैं उसके द्वारा जो प्रेशर यहां क्रिएट होगा स्टूडेंट, उसको हम क्या बोलेंगे पीबी कहेंगे। तो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, तो पीए और पीबी दोनों को अगर आप जोड़ दीजिएगा स्टूडेंट तो पीएस हो जाएगा। तो पीएस क्या है स्टूडेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी पीए प्लस पीबी को दोनों को ऐड कर दीजिए तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अब इस पीए और पीबी का हम रिलेशन स्टैब्लिश करने वाले हैं, किसके साथ, उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से। मोल फ्रैक्शन मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या है एक्स ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या है एक्स बी। एक्स ए का मतलब मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट ए का, और एक्स बी क्या है मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट बी। तो राउल्ट जी ने ये प्रेशर को पीए को रिलेशन किसके साथ स्टेब्लिश कर रहे हैं, उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से। पीबी का रिलेशन किसके साथ, एक्सबी के साथ। एक्सबी क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। तो राउल्ट जी का जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट, उनका कहना है कि पीए जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ एक्स से होगा, यानी जितना ज्यादा ए का कंसंट्रेशन होगा स्टूडेंट उतना ज्यादा यहां पर कंपोनेंट ए के प्रेशर कंपोनेंट ए के वेपर्स होंगे और उतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। तो उनका सीधा सीधा ये कहना कि जो पीए होगा एक्स ए का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ क्या तुम्हारा स्टूडेंट एक्स ए। तो ये प्रोपोर्शनल हटाए कांस्टेंट लगा स्टूडेंट क्या तुम्हारा के। अब ये के जिसको हम राउल्ट कांस्टेंट कहते हैं, तो ये राउल्ट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, ये राउल्ट कांस्टेंट क्या होगा। तो राउल्ट जी का कहना है स्टूडेंट कि जिस कंपोनेंट की पार्शियल वेपर प्रेशर की हम बात करेंगे, जिस कंपोनेंट की प्रेशर की बात हो रही स्टूडेंट, उस कंपोनेंट के प्योर स्टेट के रिस्पेक्ट में हम बात करने वाले हैं। बात समझ में आ रही बात को, कि एक सॉल्यूशन में प्रेजेंट जिस कंपोनेंट का हम पार्शियल वेपर प्रेशर की बात करेंगे स्टूडेंट, वो पार्शियल वेपर प्रेशर उसी कंपोनेंट के प्योर स्टेट के रिस्पेक्ट में हम राउल्ट कांस्टेंट को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, वो राउल्ट कांस्टेंट होगा। कैसे देखिए स्टूडेंट, इसके बाद यहां पर आते हैं इफ एक्स इक्वल टू 1। एक्स इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, कि ए और बी दोनों का मोल फ्रैक्शन को जोड़ दिया जाए तो वैल्यू क्या होती है 1। जैसा कि पता है स्टूडेंट, एक सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं वो उसकी मोल फ्रैक्शन की सम किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। अगर हम एक्स इक्वल टू 1 कह रहे हैं 1, तो इसका मतलब एक्स भी क्या हो गया 0, यानी बी इज नॉट प्रेजेंट। जब बी नहीं प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, ए होगा। ए क्या है प्योर स्टेट, ये सॉल्यूशन का ए है और ये क्या है प्योर स्टेट है ए का। तो जब हम एक्स ए का वैल्यू स्टूडेंट 1 लेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब बी नहीं रहेगा, तो बी इज नॉट प्रेजेंट तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट ए हो जाएगा। तो जब ए होगा स्टूडेंट तो इसको हम प्योर कंपोनेंट ए कहेंगे। अब प्योर कंपोनेंट ए का जो वेपर्स यहां होंगे और उसके द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट पी ए नॉट कहेंगे। यानी वहां पर उस केस में पी ए जो हो जाएगा पी ए नॉट हो जाएगा कब, जब बी नहीं रहेगा। जब बी नहीं रहेगा तो सिर्फ ए रहेगा, तो जब सिर्फ ए रहेगा तो उस समय पी ए को हम क्या बोलेंगे पी ए नॉट कहेंगे। तो वही चीज लिखी हुई है स्टूडेंट, पी ए नॉट हो जाएगा कब, जब एक्स ए का वैल्यू 1 होगी। अब ये चीज को जब आप इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, जब इक्वेशन 1 में फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां पर जैसे एक्स ए का वैल्यू 1 रखे स्टूडेंट, तो पी ए को जगह आप क्या लिखेंगे पी ए नॉट। एक्स ए का वैल्यू जब 1 रखेंगे तो पी ए की जगह क्या हो जाए स्टूडेंट पी ए नॉट। तो आइए पी ए की जगह पी नॉट रखे, एक्स ए का वैल्यू 1, तो के का वैल्यू क्या निकल गया आपका पी ए नॉट। तो राउल्ट्स कांस्टेंट जो होता है स्टूडेंट, जिस कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर हम निकालते हैं, वो पार्शियल वेपर प्रेशर का ही पार्शियल वेपर प्रेशर जो निकालते हैं जिस कंपोनेंट का, उसी कंपोनेंट के प्योर स्टेट का जो वेपर प्रेशर होता है स्टूडेंट, उसी को हम राउल्ट्स कांस्टेंट कहते हैं, यानी के पी ए नॉट हुआ। तो अब इसको हम यहाँ इक्वेशन 1 में रख दीजिए। तो पी ए इक्वल टू के का वैल्यू क्या हो गया स्टूडेंट पी ए नॉट इंटू क्या हो गया आपका एक्स ए। तो ये आपका पार्शियल वेपर प्रेशर निकल गया। तो पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन।
के प्रोडक्ट को ही हम पार्शियल वेपर प्रेशर कहते हैं। तो उसी तरह अगर हम सिमिलरली कंपोनेंट बी की बात करें, क्योंकि यहाँ पर कंपोनेंट ए भी वोलेटाइल है और कंपोनेंट बी भी वोलेटाइल है। अगर हम कंपोनेंट बी की बात करें स्टूडेंट, तो पी बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी बी नॉट इंटू एक्स बी। अगर हम कंपोनेंट बी की बात करेंगे तो इसका प्योर स्टेट ए की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक सॉल्यूशन में प्रेजेंट कंपोनेंट का अगर हम पार्शियल वेपर प्रेशर की बात करते हैं स्टूडेंट, तो किसके रिस्पेक्ट में, उसी कंपोनेंट के प्योर स्टेट में। अगर हम बी की बात करेंगे तो यहाँ पर उसका प्योर स्टेट क्या हो जाएगा, जब बी की बात करेंगे तो यहाँ प्योर स्टेट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जैसे हम ए की बात की है, पी ए की बात की है, तो हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, प्योर कंपोनेंट ए की रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो उसी तरह अगर हम पी बी निकालेंगे स्टूडेंट, तो पी बी इक्वल टू पी बी नॉट इंटू क्या हो जाएगा, एक्स बी हो जाएगा। जिस तरह पी ए इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए हो, तो उसी सिमिलरली पी बी इक्वल टू पी बी नॉट इंटू क्या हो जाएगा, एक्स बी हो जाएगा। तो सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगी, तो पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, पता ही है आप लोग को। अब पी ए निकाल ही चुके हैं, पी बी भी निकाल ही चुके हैं। तो ये आपका राउल्ट्स का क्या था स्टूडेंट, फर्स्ट लॉ था। तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग क्या कर लीजिए स्टूडेंट, नोट कर लीजिए आप लोग। तो स्टूडेंट अभी जो राउल्ट्स का आपको जो फर्स्ट लॉ जो हम बताएं, उसकी जो मैथमेटिकल टर्म जो मेरा आया था स्टूडेंट, वो क्या था, पी एस इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, पी बी नॉट इंटू एक्स बी। ये था स्टूडेंट एक सॉल्यूशन का जो वास्तुदाब होता है स्टूडेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन पी ए और प्लस पी बी के सम के इक्वल होता है। पी ए इक्वल टू ये बताए थे और पी बी इक्वल टू ये बताए थे। तो इसमें जितना भी टर्म है वो टर्म को आप लोग लिख लीजिए कि पी एस क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पी ए क्या कहते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर कहते हैं कंपोनेंट ए का। पी बी किस क्या कहते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी कहते हैं। पी ए नॉट क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। पी बी नॉट क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। यानी ये जो सिंबल होता है स्टूडेंट नॉट, ये होता है प्योर स्टेट को बताता है, ठीक है, सिंगल कंपोनेंट को बताता है। तो पी ए नॉट पढ़ेंगे, इसको क्या बोलेंगे, पी ए नॉट वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट ए, पी बी नॉट वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट बी। एक्स से मतलब हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए और एक्स बी हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी हो गया। तो इसको आप लोग क्या कर लीजिए स्टूडेंट, नोट कर लीजिएगा, क्या क्या टर्म यूज हुआ है वो सारे टर्म आप लोग लिख लीजिएगा। तो स्टूडेंट राउल्ट्स का फर्स्ट लॉ होने के बाद हम लोग सेकेंड लॉ के बारे में हम लोग को जानना है स्टूडेंट। तो सेकेंड लॉ जो था वो किस टाइप के सॉल्यूशन के लिए था स्टूडेंट, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। तो सॉलिड यहाँ क्या है स्टूडेंट, सॉल्यूट और लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट। तो सॉलिड क्या हो गया स्टूडेंट, नॉन वोलाटाइल। क्या होगा स्टूडेंट, नॉन वोलाटाइल, यानी कि जिसका पार्टिकल्स वेपराइज नहीं होता हो उसे हम नॉन वोलाटाइल कहते हैं। तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशन की राउल्ट्स का लॉ क्या था स्टूडेंट। आइए इस चीज़ को हम पहले इसकी स्टेटमेंट की बात करते हैं, उसके बाद इसका मैथमेटिकल टर्म बताने वाले हैं। तो इसकी स्टेटमेंट क्या कहता है कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ सॉल्वेंट ही वोलाटाइल है, क्योंकि सॉल्वेंट क्या है स्टूडेंट, लिक्विड। तो लिक्विड क्या होता है, वोलाटाइल। तो यहाँ सॉल्वेंट वोलाटाइल है और सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलाटाइल है। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल हो, सॉल्वेंट आपका वोलाटाइल हो, तो उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा स्टूडेंट, वो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल होगा। तो इसकी कंसेप्ट को हम मैथमेटिकली अभी आप लोग को समझाने वाले हैं। पहले वीडियो को पॉज करके इसका स्टेटमेंट पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद मैं इसका मैथमेटिकली इस चीज़ को समझाने वाले हैं, इसकी पूरी कंसेप्ट को। ठीक है, तो स्टूडेंट अब जो है राउल्ट्स का जो सेकेंड लॉ था स्टूडेंट, उस सेकेंड लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की कंसेप्ट को हम लोग स्टूडेंट समझते हैं। तो सेकेंड लॉ का जो स्टेटमेंट था स्टूडेंट, वो क्या कह रहा था कि वेपर प्रेशर ऑफ जो सॉल्यूशन है स्टूडेंट, वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल होता है। यानी पीएस किसके इक्वल होता है, पीए के इक्वल होता है। और पीए इक्वल टू अभी भी आपको हम बताए हुए फर्स्ट लॉ में कि जो पीए होता है वो पीए नॉट इंटू एक्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है सीधा सीधा किससे कनेक्ट हो रहा है, एक्सेस से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब ऐसे बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यानी सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ सॉल्वेंट वोलाटाइल है, सॉल्यूट वोलाटाइल नहीं है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट होता है स्टूडेंट, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर पर डिपेंड करता है। तो इसलिए वेपर प्रेशर ऑफ जो सॉल्यूशन होती है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी आप कह सकते हो। अब स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि पी एस इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स से लिख सकते हैं। अब नाउ पी एस इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स से लिख सकते हैं।
अब एक्से को हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में चेंज करना है, हमको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंसंट्रेशन में चेंज करना है। तो एक्से को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट 1 माइनस एक्स बी, क्योंकि आपको पता है एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होता है 1। तो एक्स ए को हम चेंज करेंगे एक्स बी में, तो 1 माइनस एक्स बी लिखेंगे। अब पी ए नॉट को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, पी इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आ गया आपका। अब ये टर्म को अगर हम ये साइड ले आएंगे तो ये नेगेटिव, तो ये साइड आएगा तो पॉजिटिव, पी ए नॉट इंटू एक्स बी। अब पी ए नॉट इसको वो साइड ले आइए तो पॉजिटिव उधर जाएगा तो पी एस हो जाएगा, माइनस पी एस हो जाएगा। अब इसको आप क्या करें स्टूडेंट, डिवाइड कर दीजिए, तो पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इक्वल टू क्या हुआ स्टूडेंट, एक्स बी। तो इस टर्म को हम कहते हैं रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। तो ये रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या होता है, सॉल्वेंट के इक्वल होता है। तो इस कंसेप्ट को अगर हम समझे तो आइए इस पिक्चर हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक सॉल्यूशन मैंने लिया, इसमें ए आपका सॉल्वेंट है मतलब वोलाटाइल कंपोनेंट है, और बी आपका सॉल्यूट है, कैसा है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। तो अब स्टूडेंट आप क्या देखेंगे स्टूडेंट कि जब एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर इसका अगर हम वेपर प्रेशर कैलकुलेट करें तो यहाँ जो भी वेपर्स होंगे वो सिर्फ ए के ही होंगे, क्योंकि बी तो नॉन वोलाटाइल है, वो तो वेपराइज होगा भी नहीं और प्लस क्या होगा, रिस्ट्रिक्ट भी करेगा सॉल्वेंट को वेपराइजेशन होने में। तो यहाँ जो भी वेपराइजेशन होगी वो सिर्फ सॉल्वेंट का ही पार्टिकल्स वेपराइज करेगा। ठीक है स्टूडेंट। तो इस सॉल्यूशन की जो वेपर प्रेशर होंगे स्टूडेंट वो सिर्फ किसकी पार्टिकल से, यानी किसकी वेपर है, यहाँ पर सिर्फ ए का है। तो पी एस इक्वल टू पी ए, क्योंकि बी तो है नहीं, तो इसलिए वेपर प्रेशर ऑफ जो सॉल्यूशन होगा वो पी ए के इक्वल होगा, क्योंकि सिर्फ कंपोनेंट ए का ही वेपर्स है, कंपोनेंट बी नहीं है, इसलिए पी एस इक्वल टू पी ए हो गए। तो वही चीज यहाँ पर पी एस इक्वल टू पी ए लिखे हुए, अब पी ए इक्वल टू ये चीज होती है, पी ए नॉट इंटू एक्स ए होता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स को अगर समझा जाए स्टूडेंट्स, ठीक है, कि इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अगर हम प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर में कमी आएगा, आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि बी आपका यहाँ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, वो तो वेपराइज होगा भी नहीं और सॉल्वेंट को वेपराइजेशन होने में क्या करेगा स्टूडेंट, दिक्कत करेगा। तो इसकी वेपर प्रेशर इसके रिस्पेक्ट में कमी होगी। कैसे, देखिए, जब आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर मान लीजिए 273 केल्विन पर अगर इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ऑब्जर्व करते हो स्टूडेंट, तो यहाँ पर तो सिर्फ ए है, तो इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब ये इक्विलिब्रियम को अचीव करेगा तो उस समय वेपर्स बहुत ज़्यादा होंगे, तो उस समय जब वेपर्स बहुत ज़्यादा होंगे तो उसके द्वारा जो प्रेशर क्रिएट होगा उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, पी ए नॉट कहेंगे। तो मान लीजिए मेरा पी ए नॉट अगर सपोज दैट मेरा 1 atm आता है स्टूडेंट 273 केल्विन पर, अब इसी कंपोनेंट में अगर हम बी मिला दें, जब ए में बी मिला देंगे तो ये हो जाएगा। तो 273 केल्विन पर इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या 1 atm होगा, 1 atm होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बी आपका नॉन वोलेटाइल है। तो जब ये घुलता है स्टूडेंट तो इस सरफेस के स्पेस को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। तो जब ब्लॉक कर देता है तो जिस रेट से सॉल्वेंट यानी ए का पार्टिकल्स वेपराइज होना चाहिए उस रेट से वेपराइज नहीं होगा, यानी वाष्पित नहीं होगा। तो जब ये साम्य को यानी इक्विलिब्रियम को अटेन करेगा उस समय यहाँ पर जो ए का जो वेपर्स होंगे वो इसके कंपैरिजन में कम होंगे। तो जब इसके कंपैरिजन कम होंगे स्टूडेंट तो ऑफ कोर्स इसका वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा। मान लीजिए क्या आया आपका वाष्प दाब 0.8 आया, तो कितना कमी हुआ, तो 1 atm में 0.8 घटा दीजिए, मतलब पी ए नॉट में पी एस घटा दीजिए। तो पी ए नॉट माइनस जो पी एस स्टूडेंट, इसको हम क्या कहेंगे, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यहां पर हम लिख दिए 1 और 2। पहला पॉइंट लिखे लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में कमी। तो वाष्प दाब कमी, वैसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो उस सॉल्यूशन के वाष्प दाब में जो कमी होता है स्टूडेंट वो पी ए नॉट माइनस पी एस कहलाता है। ठीक है, विलायक के वाष्प दाब को सॉल्यूशन के वाष्प दाब को माइनस कर देंगे तो लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकल जाएगा। और उसी को अगर हम पी ए नॉट से डिवाइड कर दें, मतलब पी ए नॉट माइनस पी एस को अगर हम पी ए नॉट के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहेंगे। तो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है, यानी कि एक्स बी मतलब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन का मतलब वो स्टूडेंट जितना ज़्यादा मोल्स होंगे सॉल्यूट का, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूट का, उतना कमी आएगा वेपर प्रेशर में।
तो इससे रिलेटिव लॉगिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होती है। तो ये था स्टूडेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सेकेंड। तो ये था कंसेप्ट सेकेंड लॉ का स्टूडेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम इसकी न्यूमेरिकल्स पर डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए।